हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को पॉलिटी की क्लास नंबर 19 में। इससे पहले हम लोगों ने 18 क्लास को पॉलिटी की कंप्लीट कर रखा। इससे पहले हम लोगों ने सर्वोच्च न्यायालय को कंप्लीट किया है। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है उच्च न्यायालय, जिसको हम लोग कहते हैं हाई कोर्ट कहते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। अगर आप इस क्लास को पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वहां पे आप क्लिक करके बहुत ही आसानी तरीके से, इजी तरीके से आप इस क्लास के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं, ज्यादा टाइम नहीं खपत करते हैं, ऐसा ही हम लोगों की लेट हो रखा। तो सबसे पहले आती है हाई कोर्ट। अब संविधान के मामले में जो सबसे पहली बात आती है कि ये आखिर उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट है कहाँ। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि हाई कोर्ट जो है वो आपका पार्ट 6 यानी कि भाग 6 में मौजूद है, चैप्टर नंबर 5 में। और इसमें जो आर्टिकल आती है वो आपका 214 से लेकर के 232 तक इसमें उच्च न्यायालय के बारे में बताई गई है। अब आती है कि भारत में जो है वो उच्च न्यायालय जो है वो उच्च न्यायालय की आखिर उच्च न्यायालय आती कैसे है। भारत में उच्च न्यायालय ऐसा तो नहीं है कि ऊपर से टपक के कोई आ जाएगा। तो आपको बताऊं कि भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत, भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत जो है वो भारत में 3 हाई कोर्ट की स्थापना होती है। कलकत्ता हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट और मद्रास हाई कोर्ट, 3 हाई कोर्ट की स्थापना होती है, जिसको हम लोग कहते हैं इंडिया काउंसिल एक्ट 1861। इसके तहत जो है भारत में 3 हाई कोर्ट की स्थापना होती है, कलकत्ता हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट और मद्रास हाई कोर्ट। क्या ये वर्तमान में यही है? जो बिल्कुल वर्तमान में यही है, लेकिन इसकी नाम को चेंज कर दिया गया। आपको जैसे कि पता होगा, कलकत्ता हाई कोर्ट को कोलकाता हाई कोर्ट बना दिया गया है, और बॉम्बे हाई कोर्ट को मुंबई हाई कोर्ट बना दिया गया है, और मद्रास हाई कोर्ट को चेन्नई हाई कोर्ट बना दिया गया है। जैसे कि आपको पता होगा, इन सबको बना दिया गया। तो इसको जो है वो अब हम लोग इसको इस नाम से जानते हैं। अच्छा, जो 1861 में जो कलकत्ता ये तीनों जो स्थापना हुआ था वो कब हुआ था? तो आप कहेंगे 1862 में हुआ था इनकी स्थापना। और उसके बाद जो है वो इसकी नाम चेंज करण कर दिया गया था, 5 जुलाई 1916 को किया गया था। ठीक है। अब जो आती है कि उच्च न्यायालय की स्थापना, यानी कि उच्च न्यायालय यानी कि हाईकोर्ट के मामला में, हाईकोर्ट के मामले में जो है वो उच्च न्यायालय की स्थापना जो है वो कैसे हो सकती है। तो एक आर्टिकल आती है 214, जिसमें ये बात कही गई है कि उच्च न्यायालय की स्थापना जो होगी वो प्रत्येक राज्य में एक हाईकोर्ट होगा। उच्च न्यायालय के मामले में, स्थापना के मामले में कहा गया कि आखिर स्थापना जो है वो किस राज्य में होगा या कैसे होगा। तो 200 आर्टिकल 214 के तहत प्रत्येक राज्य में एक हाईकोर्ट होगा। उसके बाद आर्टिकल नंबर 231 के तहत 2 या 2 से अधिक राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश के लिए, 2 या 2 से अधिक राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश के लिए एक हाईकोर्ट बनाया जा सकता है। ये आर्टिकल नंबर 231 में कहा गया है। ठीक है। उसके बाद कहा गया आर्टिकल नंबर 241, हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा था 214, जिसमें प्रत्येक राज्य में एक हाई कोर्ट होगा, और 231 में पढ़ा है कि 2 या 2 से अधिक राज्य या तो फिर केंद्र शासित प्रदेश है जिसके लिए एक हाई कोर्ट बनाया जा सकता। तीसरी आती है कि ये तीनों जो आर्टिकल है वो स्थापना से रिलेटेड है, आप इसको ध्यान रखिएगा। संघ राज्यों के लिए अलग हाई कोर्ट बनाया जा सकता है। जैसे इसका एग्जांपल है, अब आपको मन में एक प्रश्न आएगा कि आपने तो अभी आर्टिकल के मामले में 214 से 232 तक आपने कहा था, तो फिर ये 241 कहाँ गया? तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जब अलग से हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी न्यू दिल्ली में, तब ये 241 आर्टिकल की जरूरत पड़ी थी। तो संघ राज्यों के लिए अलग हाईकोर्ट बनाया जा सकता है, यूटी केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में जो करके बना था, तो यही आर्टिकल को लागू किया गया था।
तो ये जो है वो तीन मामले में जो है वो आपका जो है वो जो है वो तीनों जो है वो आर्टिकल जो है वो स्थापना के मामले में है। इस आर्टिकल का प्रयोग कभी किया गया या नहीं किया गया, आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो संसद ने सबसे पहले जो संसद ने अगर इसको प्रयोग किया है तो दिल्ली हाई कोर्ट में स्थापना हुआ था, तब इसको जो है वो प्रयोग किया था। यहाँ पे नोट में यहाँ पे लिखा हुआ है कि सबसे पहले जो आर्टिकल नंबर 241 का प्रयोग जो है वो 1966 में जब दिल्ली हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी, तब इसका 241 आर्टिकल की प्रयोग किया था। एक बार रिवाइज करने की कोशिश करते हैं। 214 में प्रत्येक राज्य में एक हाई कोर्ट होगा, और 231 में दो या दो से अधिक राज्यों या तो फिर दो या दो से अधिक केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक हाई कोर्ट बनाया जाएगा, और 241 में संघ राज्यों के लिए अलग एक हाई कोर्ट बनाया जा सकता है, जो कि प्रयोग किया गया 1960 में जब दिल्ली में हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी तब। ठीक है जी, इतनी बात आप कहेंगे बिल्कुल। चलिए, अब जो आती है बात यहाँ पे देखिएगा, तो थोड़ा सा आप ध्यान से देखिएगा, अलर्ट हो जाएगा, क्योंकि काफी अच्छी पॉइंट आने वाली है। 6 जनवरी 2013, 6 जनवरी 2013 में मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा हाईकोर्ट के लिए गुवाहाटी हाईकोर्ट से अलग करके इसको बना दिया गया। जैसे उस टाइम जो ये जो आपका है, 2013 में 6 जनवरी 2013 में तीन हाईकोर्ट बनाया गया था। कहाँ कहाँ बनाया गया था? मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा हाईकोर्ट बनाया गया था। जो कि आपका जो है वो गुवाहाटी हाई कोर्ट से अलग करके इसको बनाया गया था। इसके लिए जो अधिनियम एक्ट जो पारित किया गया था वो 6 जनवरी 2013 को अधिनियम पास करके इसके जो है वो मेघालय और मणिपुर और त्रिपुरा हाई कोर्ट को बनाया गया था, गुवाहाटी से अलग करके। और ये जो है वो कार्य करना शुरू किया गया था मार्च 2013 में। आपको बता दूं कि ये मार्च 2013 में मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा में जो हाई कोर्ट बनाया गया था, गुवाहाटी हाई कोर्ट से अलग करके आपका जो है वो 2013 अधिनियम जो पास हुआ था, आर्टिकल एक्ट जो हुआ था वो आपका मार्च 2013 में हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि आगे जो हमारा बात आती है कि यहाँ पे पहले जो ये गुवाहाटी हाई कोर्ट सब मिलकर के 7 राज्यों के लिए, मतलब कि गुवाहाटी में 7 हाई कोर्ट का मिलन था। लेकिन अब इन हाई कोर्ट की स्थापना अलग कर दी गई, कब? 6 जनवरी 2013 को कर दिया गया। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि उस समय जो था वो जो भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हुआ करता था, यानी कि चीफ जस्टिस जो हुआ करता था वो आप अल्तमस कबीर था। कौन था? अल्तमस कबीर भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे, जिनके द्वारा 26 जनवरी 2013 को मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा हाईकोर्ट का उद्घाटन किया, और उन्होंने कार्य करना प्रारंभ किया मार्च 2013 में। तो इसी कौन था? अल्मस कबीर जो थे भारत के जो है वो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे, और जिनके द्वारा ही 26 जनवरी 2013 को मेघालय, त्रिपुरा
और मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा हाईकोर्ट को क्या किया गया, हाईकोर्ट को उद्घाटन किया गया और जो कार्य शुरू किया गया मार्च 2013 में शुरू किया गया। ये जो थे वो 21वां थे, तो 24, 25, 26 बन गया था। उसके बाद में 24, उसके बाद में गुवाहाटी बना था। उसके बाद में 25वां हाई कोर्ट बना था आपका अमरावती हाई कोर्ट में बना था, जिसकी स्थापना जो की गई थी वो 1 जनवरी 2019 को की गई थी। अब आती है कि हाईकोर्ट का गठबंधन, हाईकोर्ट का क्या, हाईकोर्ट का गठबंधन यानी कि हाईकोर्ट का गठबंधन का मतलब होती है कि हाईकोर्ट का गठबंधन कैसे होगा, तो एक आर्टिकल आती है 216 जिसमें मुख्य न्यायाधीश, हाईकोर्ट के गठबंधन होगा जिसमें मुख्य न्यायाधीश होगा, मतलब हाईकोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश होगा और अन्य न्यायाधीश होगा। क्या होगा, एक मुख्य न्यायाधीश होगा यानी कि चीफ जस्टिस होगा और दूसरा अन्य न्यायाधीश होगा यानी कि अदर जस्टिस होगा। 216 आर्टिकल के तहत जिनकी संख्या जो है वो कोई भी निश्चित नहीं किया गया है, तो ऐसा कोई रेगुलेशन इसके अंदर नहीं है। उसके बाद में आती है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है वो कौन करेंगे, तो न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है इसमें जो हाई कोर्ट में न्यायाधीश हो गए उसकी नियुक्ति 217 खंड एक यानी कि 217 सप्लोज वन के तहत राष्ट्रपति के द्वारा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को नियुक्ति किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एवं संबंधित राज्य के राज्यपाल से सलाह लेकर राष्ट्रपति के द्वारा 217 सप्लोज वन के तहत क्या किया जाएगा, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति किया जाएगा। अच्छा, हाई कोर्ट के जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश बनेंगे उसका जो है वो क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, तो उसकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए 217 सप्लोज दो 217 सप्लोज दो, जिसमें उसकी योग्यता बताई गई है क्या कि सबसे पहले तो भारत की नागरिक होनी चाहिए, सबसे पहले क्या होनी चाहिए, भारत की नागरिक होनी चाहिए जो कि 217 सप्लोज 2 में है। उसके बाद में 10 वर्षों तक किसी भी भारत के राज्य क्षेत्र में न्यायिक पद पर हो, न्यायिक 10 वर्षों तक किसी भी भारत राज्य क्षेत्र में न्यायिक पद पर हो, यानी कि जुडिशियल ऑफिस। उसके बाद में ऐसा व्यक्ति जो 10 वर्षों से एक या एक से अधिक हाईकोर्ट में वकील रहा हो, तो ऐसे इंसान को राष्ट्रपति के द्वारा उस राज्य के राज्यपाल या उसे संबंधित वहां के राज्यपाल से एडवाइस लेकर के 200 आर्टिकल नंबर 217 सप्लोज 1 के तहत न्यायाधीश नियुक्त कर दिया जाता है हाईकोर्ट के लिए। ठीक है जी। उसके बाद एक और आर्टिकल आती है 223 हाईकोर्ट में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, हाईकोर्ट में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश। तो हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश, जब हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अपने पद से अगर जब जब जो है वो हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अपने पद पर ना हो या उसका पद मतलब कि खाली हो, या तो फिर यूं कहूँ कि वो कहीं पे घूमने के लिए चल गया हो, या तो फिर वो काम करने में असमर्थ हो, देश के बाहर हो, या तो फिर उसकी मृत्यु हो गई है, ऐसी स्थिति में क्या किया जाएगा, ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति के द्वारा ऐसे में राष्ट्रपति के द्वारा मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर दिया जाएगा। मुख्य न्यायाधीश के नियुक्त कर दिया जाएगा, किसको नियुक्त करेगा, तो हाई कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश को वो नियुक्त कर देगा कार्यवाहक अति मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश। अब एक और चीज आती है अपर एवं कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति यानी कि एडिशनल एंड एक्टिंग जस्टिस। एक आर्टिकल आती है 224 जो कि जो है वो अपर एवं कार्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है वो कौन करेगा, किसके द्वारा किया जाएगा, तो राष्ट्रपति के द्वारा अपर एवं कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति किया जाएगा। केवल 2 वर्षों के लिए ही किया जाएगा। अच्छा, क्यों किया जाएगा, जब इसको क्यों किया जाएगा, तो इसका मतलब होती है कि अगर क्यों किया जाएगा इसको पूछा जाए तो
जैसे हाई कोर्ट में काम बढ़ जाती है, हाई कोर्ट में जब काम की वृद्धि हो जाती है, इंक्रीजमेंट हो जाती है, तब ऐसे में वो काम करने में असमर्थ हो जाती है हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। तब राष्ट्रपति के द्वारा कार्य अपर एवं कार्यकारी न्यायाधीश के रूप में राष्ट्रपति के द्वारा आर्टिकल नंबर 224 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा एडिशनल एंड एक्टिंग जस्टिस के रूप में उसको नियुक्त कर लिया जाता है। अच्छा, उसके बाद आती है सेवानिवृत्त न्यायाधीश यानी कि रिटायर जस्टिस, रिटायर जज की नियुक्ति होती है। आप कहेंगे जी हाँ बिल्कुल, 224 खंड एक के तहत 224 खंड का के तहत आपका जो है वो जो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा जो है हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा क्या कर लिया जाता है, राष्ट्रपति के पूर्व सहमति से रिटायर जो न्यायाधीश होते हैं उसको क्या कर लिया जाता है, नियुक्त कर लिया जाता है। कब? जब गणपूर्ति बैठक में क्यों? जब बैठक में जो है वो कोरम पूरा ना हो रहा हो तब। यहाँ पे नोट में लिखा गया है कि आर्टिकल नंबर 224 कब जोड़ा गया। तो आर्टिकल नंबर 224 के खंड का कब जोड़ा गया? तो 15वां संविधान संशोधन 1963 में 224 खंड का को जोड़ा गया। जिसमें ये बात लिखी गई है कि आपका जो है वो न्यायाधीशों का कार्यकाल जो है वो आर्टिकल नंबर 217 सप्लोज 3 में है, जिसमें ये बात कहेगा कि न्यायाधीशों की जो है वो कार्यकाल होगा वो 62 ईयर्स तक होगा। पहले ये जो था वो आपका 60 साल का था, लेकिन 15वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1963 में होती है, जिसके मैंने आपको बताया था कि 15वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होती है 1963 में, जिसमें कि 60 से 62 साल कर दिया गया था। ये मैंने आपको बताया था कि 15वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होती है 1963 में, जिसमें 224 के खंड का को जोड़ा गया, जिसमें यह बात लिखी गई है कि 15 जो है वो आपका जो है वो 60 साल से 62 साल उसकी एज को कर दिया गया। चलिए, अब जो आती है कि यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि हाई कोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को पद से हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें क्या महाभियोग लाना पड़ेगा। 124 सप्लोज 4 के तहत अगर सिद्ध कदाचार का मतलब होती है, सिद्ध कदाचार का मतलब कि न्यायाधीश अपने पद का दुरुपयोग करे तब संसद में लाया जाएगा एक नॉर्मल महाभियोग, जिसके तहत इसको जो है वो न्यायाधीश को क्या कर लिया जाएगा, हटा दिया जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा। यानी कि प्रूव्ड मिसबिहेवियर अगर लाया होता है न्यायाधीशों के द्वारा, तब उसको पद से हटाया जा सकता है। और दूसरी चीज असमर्थता यानी कि इनकैपेसिटी असमर्थता के मामले में जो है वो न्यायाधीशों को हटाया जा सकता है। ठीक है जी। अब आती है कि शपथ को हम लोगों ने पढ़ा था पिछले में कि शपथ जो है अब आपका अनुसूचित 3 में है। कितने में है? तो अनुसूचित 3 में है। तो शपथ जो है वो आपका जो है वो कितने में है? अनुसूचित 3 में है। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की जो शपथ दिलाते हैं वो कौन दिलाते हैं? तो वो उस राज्य के राज्यपाल के द्वारा जो है वो ओथ दिलाया जाता है। क्या दिलाया जाता है? ओथ दिलाया जाता है, यानी कि शपथ दिलाया जाता है। तो वहां के जो है वो
उन हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की जो शपथ दिलाया जाता है वो दिलाया जाता है किसके द्वारा, तो आप कहेंगे राज्यपाल के द्वारा। जो है वो राज्यपाल के द्वारा जो है वो शपथ दिलाया जाता है। अनुसूचित थ्री के तहत आर्टिकल नंबर 219, आर्टिकल नंबर 219 के तहत जो है वो राज्यपाल शपथ दिलाते हैं हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को। हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को, सॉरी, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को। उसके बाद में आती है 222, जिसमें न्यायाधीशों का स्थानांतरित होती है। स्थानांतरित का मतलब ये होती है कि एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में वो जा सकती है राष्ट्रपति के द्वारा, यानी कि हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के सलाह लेकर के जो है वो न्यायाधीश जो है वो एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में जा सकते हैं। एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में जा सकते हैं, हो गया। उसके बाद आती है 221, कितना आते हैं 221, जिसमें कि मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश की वेतन की बात की गई है। तो मुख्य न्यायाधीश की जो वेतन होती है वो आपका 2.5 लाख होती है, और अन्य न्यायाधीश की वेतन जो होती है वो 2.25 लाख होती है। यहाँ पे नोट में लिखी गई बात है कि आर्टिकल नंबर 220 के तहत न्यायाधीशों पर प्रतिबंध, यानी कि न्यायाधीशों पर प्रतिबंध का मतलब होती है कि न्यायाधीशों पर प्रतिबंध होती है, इसका मतलब होती है कि जिस हाई कोर्ट में जज जो है वो रिटायर हुए हैं, उस हाई कोर्ट को छोड़कर जज बाकी सभी हाई कोर्ट में वकालत कर सकते हैं, विदाए उसको जो है वो जिस हाई कोर्ट में छोड़े हैं उस हाई कोर्ट को छोड़कर। क्योंकि ये 220 में ये साफ साफ कहा गया कि न्यायाधीशों का प्रतिबंध, यानी कि उस न्यायाधीश का प्रतिबंध है जो न्यायाधीश एक हाई कोर्ट में अपनी वकालत कर चुके हैं और वो इसमें नहीं आ सकते हैं। उसके लिए जो है वो अन्य हाई कोर्ट में वो जा सकते हैं, उस हाई कोर्ट में नहीं आ सकते हैं। नोट 134 के खंड का 134 के खंड का में लिखी गई ये बात है कि प्रमाण पत्र जारी करने की शक्ति, पावर ऑफ द इशू द सर्टिफिकेट, यानी कि जब भी आपके पास कोई मामला आती है तो आप जाते हैं हाई कोर्ट जाते हैं। तो अगर आपको वो हाई कोर्ट अगर फैसला देती है और उस फैसला से आप जो है वो बिल्कुल संतुष्ट नहीं है, तो आप जो है वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन तब जा सकते हैं जब आपको हाई कोर्ट से एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा कि आप जो है वो हाई कोर्ट के बात से असंतुष्ट हैं, इसलिए जो आप जो है वो संतुष्टि के लिए सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं। तो हाई कोर्ट जो है वो आपको 134 खंड का के तहत आपको जो है वो एक सर्टिफिकेट देगा कि आपका जो है वो हाई कोर्ट से मामला सिद्ध नहीं हो रखा, आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। जब तक हाई कोर्ट सर्टिफिकेट इशू ना कर दे, तब तक सुप्रीम कोर्ट अप्लाई आप जो है वो नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट में आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं 132, 133 और 134 के तहत आप कर सकते हैं। यानी कि आप जो कर सकते हैं अफिडेंट और सिविल मामला में, या तो फिर क्रिमिनल के मामले में, इन तीन चीज के मामले में आप जो है वो कर सकते हैं। आर्टिकल नंबर 132, 133 और 134 कहता है यह जो होती है वो सिविल मामला होती है, ये जो होती है क्रिमिनल मामला होती है, ये अफिलेंट मामला होती है। ठीक है जी। हाई कोर्ट जो है वो रिट जारी करती है, हाई कोर्ट जो है वो रिट जारी करती है 226 के तहत। कौन कौन से रिट जारी करती है? इसको थोड़ा सा एक लड़का और कोई पूछ रहा था, जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे जो है वो कि जो सुप्रीम कोर्ट जो है वो आपका अप्लाई कर सकते हैं 132, 133, 134, ये क्या है। जैसे मान लीजिए मुझे बिहार हाई कोर्ट से न्याय नहीं मिलता है और मैं जो है वो सुप्रीम कोर्ट जाना चाहता हूँ। तो मुझे सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए मुझे क्या चाहिए? तो मुझे बिहार हाई कोर्ट से हम वहां से निकल रहे हैं, तो उसके लिए हमें जो एक सर्टिफिकेट चाहिए। सर्टिफिकेट
तो ऐसा पूछा है कि सर्टिफिकेट जो है वो कौन से आर्टिकल में दिया जाता है, तो वो 134 के खंड का के तहत आपको जो है वो दिया जाता है। अब हाईकोर्ट जो है वो 226 के तहत 5 प्रकार के रीट जारी करती है। बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब होती है हैबियस कॉर्पस होती है। उसके बाद होती है आपका दूसरा होती है परमादेश, परमादेश को कहते हैं मेंडामस। उसके बाद होती है उत्प्रेक्षण होती है, उत्प्रेक्षण को बोलते हैं सर्टियोरेरी, सर्टियोरेरी। उसके बाद में चौथा होती है अधिकार प्रच्छेद, प्रक्षेप, प्रक्षेप, प्रक्षेप यानी कि क्यों, क्यों वारंट। उसके बाद में आपका होती है प्रतिषेध यानी कि प्रोहिबिशन जिसको कहते हैं। ये 5 प्रकार की रीट जारी करती है, लेकिन कई मामला में आपको मिलेगा ये 6 प्रकार की रीट जारी करती है। 6 प्रकार के रीट का मतलब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ 6 प्रकार की रीट की, कि अगर आप कोई कंपनी में काम कर रहे हैं एक एज अ कंज्यूमर के तहत, और आपका जो है वो कोई जो है वो आपके उपभोक्ता का कोई हनन कर रहा है, आप जो है वो आपको कंज्यूमर होने के साथ साथ आपको कोई भी आपत्ति दे रहा है, यानी कि आपको आपके ऊपर से जो है वो कोई शोषण कर रहा है, तो ऐसे में आप जो है वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं। ठीक है जी, तो 6 प्रकार की होती है। उसके बाद में एक आर्टिकल आती है 227, जिसमें लिखा हुआ है प्रशासनिक क्षेत्राधिकार। क्या है? प्रशासनिक क्षेत्राधिकार यानी कि जंक्शन, एडमिनिस्ट्रेटिव जंक्शन उसको बोलते हैं, जिसमें राज्य के सभी कोर्ट एवं न्यायाधिकरण, जिसमें जो है वो राज्य के सभी हाई कोर्ट एवं न्यायाधीश जो है वो आपका प्रशासनिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं, यानी कि ये सब जो हाई कोर्ट जो आते हैं वो प्रशासनिक क्षेत्राधिकार के अंदर आती है। उसके बाद आती है अब जो है वो कुछ इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे, उपभोक्ता से संबंधित मामला जो है वो आप हाई कोर्ट में आप जा सकते हैं। 1862 में प्रथम हाई कोर्ट कहाँ कहाँ स्थापित हुआ था, तो बॉम्बे में हुआ था, मद्रास में हुआ था और कलकत्ता में हुआ था। उसके बाद आती है तीसरा हाई कोर्ट, तीसरा हाई कोर्ट जो है वो कहाँ बना था, इलाहाबाद हाई कोर्ट में बना था 1866 में। उसके बाद में चौथा हाई कोर्ट बना था आपका पटना में 1916 में। स्वतंत्रता के बाद जो है वो हाई कोर्ट बना था स्वतंत्रता के बाद उड़ीसा में, जो कि 5वें नंबर का था, और गुवाहाटी में 6ठे नंबर का बना था, 1948 में बना था। कुल 6 हाई कोर्ट, कुल 6 हाई कोर्ट ऐसे हैं जहां पे जो है वो, जहां के हाई कोर्ट जो है वो अपने राज्य को होते हुए किसी और केंद्र शासित प्रदेश या राज्य को संभालते हैं। तो वो है एक मुंबई हाई कोर्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट, चेन्नई हाई कोर्ट, केरला हाई कोर्ट, गुवाहाटी हाई कोर्ट और पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट। उसके बाद हमारे हमारे पास आता है अधीनस्थ न्यायालय। हालांकि यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, यानी किसको कहते हैं, सब ऑर्डिनेट हाई कोर्ट इसको कहते हैं, जो कि भाग 6 में है, चैप्टर नंबर 6 में है। इसमें लिखी गई है 233 से लेकर के 237, जिसमें जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। आर्टिकल नंबर 233 के तहत जो है वो राज्यपाल के द्वारा जिला न्यायाधीशों की क्या किया जाता है, नियुक्ति किया जाता है। उसके बाद आती है कि जब यहाँ पे जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति किया जाता है राज्यपाल के द्वारा 233 के अंदर, तो उसकी योग्यता क्या होती है, तो सबसे पहले भारत की वो नागरिक होनी चाहिए। दूसरी चीज 7 वर्षों तक हाईकोर्ट में कहीं पे वकालत किया हो, वकील के रूप में राज्य में कम से कम जो है वो 7 साल तक काम किया हो, वकालत किया हो। उसका 7 साल का मतलब कहने का मतलब कि एक्सपीरियंस हो, अनुभव हो। जिला न्यायाधीश जिला यानी कि डायरेक्ट जज, डिस्ट्रिक्ट जज जो बनने के लिए जो आपको 7 वर्षों तक वकील के रूप में काम करना होगा, तब जो है वो आपको जो है वो मिलेगा नगर सिविल न्यायालय, या तो फिर अपर जिला न्यायाधीश, संयुक्त न्यायाधीश, या तो फिर सहायक जिलाधिकारी के रूप में आपको जो है वो नियुक्त किया जाएगा।
आप देखिए यहाँ पे जो हमारे पास आती है वो क्वेश्चन आती है। अब देखिए हम लोगों ने कितना अच्छा से पढ़ रखा है। अब यहाँ पे जो है वो हम लोग देखने की कोशिश करें, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं। तो भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं, तो आपके भारत में कुल कितने न्यायालय, तो वो 25 है, आपको मैंने बताया था। भारत के 25 उच्च न्यायालयों में किसकी स्थापना सबसे बाद में हुई है, तो सबसे बाद में हुआ आंध्र प्रदेश की। किसकी हुई है, आंध्र प्रदेश की हुई है। आंध्र प्रदेश की मैंने आपको बताया था कि सबसे बाद में हुई है। उसके बाद में है, देश के 25 उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की कुल स्वीकृति संख्या कितनी है। तो देश के 25 उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल स्वीकृति संख्या कितनी है, तो आप कहेंगे 1017 न्यायाधीश सभी में, 25 में पूरा मिला करके। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, तो उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना नैनी कहाँ की गई थी, तो वो नैनीताल में की गई है। भारत में चलित उच्च न्यायालय इनका मानस पुंज है, तो वो कौन है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है, तो छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय आपका बिलासपुर में स्थित है। बिलासपुर का असल में मेरा एक फ्रेंड भी है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह किस अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह अंडमान अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आते हैं, तो वो आते हैं कलकत्ता उच्च न्यायालय में। लक्षद्वीप संघ शासित प्रदेश के किस उच्च न्यायालय में क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं, तो वो आते हैं केरला उच्च न्यायालय में। दादरा एवं नगर हवेली किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है, तो वो आता है बॉम्बे उच्च न्यायालय में। किसके अंतर्गत कलकत्ता मद्रास बॉम्बे के उच्च न्यायालय की स्थापना की गई, तो भारत उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 सबसे पहले ही आया था। गोवा राज्य किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है, तो वो आता है बॉम्बे उच्च न्यायालय। किन राज्यों में साझा उच्च न्यायालय है, तो वो है महाराष्ट्र व गोवा। भारत के सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है, तो भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय आपका है इलाहाबाद उच्च न्यायालय, सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब होती है, तो 1916 में होती है। निम्नलिखित में से कौन उच्च न्यायालय एक से अधिक राज्यों का उच्च न्यायालय, तो गुवाहाटी उच्च न्यायालय। भारत के किस संघ शासित क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय है, तो आपका दिल्ली है। बम्बई उच्च न्यायालय कलकत्ता उच्च न्यायालय तथा मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना एक साथ हुई थी। इन उच्च न्यायालयों की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो वो हुई थी 1862 में। किस उच्च न्यायालय के सर्वाधिक अस्थायी खंडपीठ है, तो गुवाहाटी उच्च खंडपीठ है। भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है, तो आपका इलाहाबाद में। भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है, तो कम है किसमें, सिक्किम उच्च न्यायालय में। उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की आयु के बारे में उत्पन्न किसी प्रश्न का निश्चय कौन करता है, तो वो करता है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश कितनी आयु तक पद पर बने रहते हैं, तो वो 62 वर्ष तक रहते हैं। मैंने आपको बताया था कि 60 से 62 कर दिया गया है। किसी राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन तथा भत्ते निम्नलिखित में से कौन से निधि पर भारित होते हैं, तो संबंधित राज्य की संचित निधि। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीश को प्रति माह क्रमशः कितना वेतन होता है, तो कितना होता है, 2.5 लाख से 225 लाख होती है। 2.5 लाख और 225 लाख होती है। जब लोगों के साथ अन्य हो तो न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत कार्रवाई से नहीं हिचकिचाएगा, तो वो है 14 और 21। जब लोगों के साथ अन्याय होता है, जब अपने मूल अधिकार को अन्याय होता है, तो वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंचता है। इसके मूल अधिकार के जब भी हनन होता है, तब भी कोई भी लोग जो है वो सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट जा सकती है। जनहित याचिका की अवधारणा की उत्पत्ति किस देश में हुई है, तो वो ये आपकी अमेरिका में।
आईपीएल को किस नाम से जाना जाता है? तो वो जाता है सामाजिक हित याचिका और सामाजिक क्रिया याचिका। पीआईएल पीआई पीआईएल आज किस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है? तो वो रखता है राजनीतिक क्षेत्र में। जनहित याचिका की अवधारणा की उत्पत्ति एवं विकास किस दशक में हुई है? तो वो 1960 में हुई है। उत्तरांचल राज्य बनाम बलवंत सिंह चौहान महवा प्रकाश में आया है, तो कब आया है? 2010 में। भारत में जनहित याचिका की शुरुआत कब हुई थी? तो जनहित याचिका की शुरुआत हुई थी 1990 में। जनहित याचिका की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो किसके द्वारा की गई? न्यायिक पहल के द्वारा। जनहित याचिका का मतलब क्या होता है? जनहित याचिका का मतलब होती है कि किसी व्यक्ति द्वारा अदालत में जनहित में लाया गया मुकदमा। जनहित याचिका दायर की जा सकती है, जनहित याचिका दायर की जा सकती है उच्च न्यायालय में और सर्वोच्च न्यायालय दोनों में। जनहित याचिका में सम्मिलित नहीं है, तो जनहित याचिका में सम्मिलित नहीं है शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश। जनहित याचिका के किस विकास का श्रेय जाता है? तो वो जाता है न्यायमूर्ति पीएन भागवती एवं कृष्ण अय्यर को। भारत में जनहित याचिका सर्वप्रथम किस मामले में स्वीकार किया गया था? तो किया गया था हुस्न आर खातून बनाम स्टेट ऑफ बिहार। जनहित याचिका किसके साथ संबंधित है? तो जनहित याचिका की पीआईएल किसके साथ संबंधित है? तो वो संबंधित है न्यायिक सक्रियता। जनहित याचिका संविधान के कौन से भाग में है? तो कौन से भाग में है? 3 में। भारत में जनहित याचिका की शुरुआत कब हुई थी? जनहित याचिका की शुरुआत हुई थी 1980 में। इंडियन हाई कोर्ट एक्ट किस अवधि में पास हुई? तो किस अवधि में पास हुआ? 1865 से 1862 में। जब भारतीय न्याय पद्धति में लोकहित मुकदमा लाया गया तब भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो वो थे पीएन भगवती थे। लोकायुक्त संस्था है, तो वो कौन है? संविधिक एवं सलाहकारी संस्था। जिला उपभोक्ता न्यायालय कितने रुपये तक की राशि के मामले में सुन सकते हैं? तो वो सुन सकते हैं 20 लाख। संविधान के कौन से अनुच्छेद अधीनस्थ न्यायालय से संबंधित है? तो वो आपका 233 से 237। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा? तो मैंने आपको शुरू में ही बताया था 214। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यता का उल्लेख संबंधित संविधान के किस अनुच्छेद में? तो मैंने आपको बताया था कि 217 के सप्रोज 2 में इसकी नियोक्ता के बारे में बात की गई है। जिला न्यायाधीशों की नियुक्तियां कौन कौन करता है? तो वो कौन करता है? राज्यपाल करता है। संविधान के कौन से अनुच्छेद अधीनस्थ न्यायालयों से संबंधित है? तो आप कहेंगे 233 से 237। राजस्थान राज्य का उच्च न्यायालय जहां अवस्थित है, तो वह स्थित है जोधपुर। उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे दे सकता है? तो अपना त्यागपत्र दे सकता है राष्ट्रपति को। एक उच्च न्यायालय न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है, तो वो करता है एक राष्ट्रपति को। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन है? तो वो है अन्ना चांडी। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति निम्न में से किससे परामर्श करता है? तो वो किससे करता है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से, संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से, संबंधित राज्यों के राज्यपाल से करता है। निम्न में कौन कौन उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों के चयन में सम्मिलित होते हैं? तो वो होते हैं आपका गवर्नर होते हैं, उसके बाद में कैबिनेट होते हैं, उसके बाद में प्रेसिडेंट होते हैं।
किसी राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन तथा भत्ते निम्नलिखित में से कौन सी निधि पर भारित होते हैं? तो वो कौन सी निधि पर भारित होते हैं? संबंधित राज्य की लोक लेखा नीति। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के आचरण पर बहस कहाँ की जा सकती है? तो कहाँ की जा सकती है? तो दिया ही नहीं है। दो या अधिक राज्यों या संघीय प्रदेश के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय की स्थापना की जा सकती है, तो संसद द्वारा कानून बनाकर। जिले का सबसे बड़ा न्यायिक अधिकारी कौन होता है? तो जिला न्यायाधीश होता है। भारतीय संविधान में जिला न्यायाधीश की नियुक्ति यानी कि जज अपॉइंटमेंट किस अनुच्छेद में होती है? तो 233 में होती है। स्वातंत्र्योत्तर काल में पहला लोक अदालत शिविर कहाँ आयोजित किया गया? तो आप कहें गुजरात में किया गया था। कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम कब लागू हुआ? तो कब लागू हुआ? 1955। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा अनुच्छेद समाज के कमजोर वर्गों के लिए निःशुल्क कानूनी सहायता का प्रावधान करता है? तो वो 39 के ए। किसी अपराधी को उम्र कैद से लेकर के मृत्यु दंड तक देने तक का अधिकार किसे प्राप्त है? तो वो है डिस्ट्रिक्ट जज के पास। सिविल और अपराधी मामलों में मूल और अपील क्षेत्राधिकार किसे प्राप्त है? तो वो है जिला न्यायाधीश को। वह व्यक्ति जिसे जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाता है जिसमें निम्न योग्यता होनी चाहिए, जो निम्न में से नहीं है, तो वो है उसे कम से कम 5 वर्ष तक अधिवक्ता अनुभव हो। जिला न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? जिला न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? तो राज्य द्वारा, राज्य की उच्च न्यायालय के परामर्श से। अधीनस्थ न्यायालय की श्रेणी में नहीं आता, तो अधीनस्थ न्यायालय की श्रेणी में नहीं आता है आपका राजस्व मंडल। संविधान के कौन से अनुच्छेद अधीनस्थ न्यायालयों से संबंधित है? तो आप कहें कि वो आपका 233 से 237। सभी अधीनस्थ न्यायालयों यानी कि सब ऑर्डिनेट कोर्टेज के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है, तो आप कहेंगे संबंधित राज्य के राज्यपाल। 1976 में कौन सा संविधान संशोधन था? तो 1976 में आपका 42वें संविधान संशोधन था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उच्च न्यायालय द्वारा समीक्षा के उपबंध स्पष्ट है? तो आपका है 13 से 226। भारत के कितने उच्च न्यायालय की अपराधिकारी में एक से अधिक राज्य क्षेत्र शामिल है? तो वो है 4। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए रीति उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की रीति के समान। उच्च न्यायालय का कोई अस्थायी न्यायाधीश अपने पद से सेवानिवृत्ति के पश्चात भारत के किसी भी न्यायालय या किसी प्राधिकारी के समक्ष उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो सिर्फ और सिर्फ सही है 1। विधि आयोग के किस अध्यक्ष ने अपनी रिपोर्ट में समर्थ किया है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय के 1/3 न्यायाधीश दूसरे राज्य से होने चाहिए? तब कहें कि न्यायाधीश HR खन्ना ने ऐसा किया था। सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश उनके द्वारा अर्जित अंतिम माह के वेतन का कितना प्रतिशत माह पेंशन बनाने का अधिकार है? तो वह है 50%। सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश के द्वारा अर्जित अंतिम माह के, ये तो वही सेम क्वेश्चन रहता है। हाईकोर्ट की स्वतंत्रता में कौन सा उपबंध है? तो हाईकोर्ट की स्वतंत्रता में कौन सा उपबंध है? तब कहेंगे न्यायिक समीक्षा की शक्ति। दीवानी और आपराधिक
आपराधिक मामले किस प्रकार के क्षेत्राधिकार में आते हैं? तो आप कहेंगे आप बोलिए। उच्च न्यायालय में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों रिटायर्ड जज की नियुक्ति किस अनुच्छेद के द्वारा की जाती है? तो की जाती है 224 के तहत। उच्च न्यायालयों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों रिटायर्ड जज के रूप में नियुक्ति किस प्रकार से की जाती है? तो वो आपका जो है वो 224 तो मैंने आपको बताया। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में निम्नलिखित के लिए व्यक्ति के पास निम्न योग्यता होनी चाहिए, निम्न में से कौन नहीं है? तो 65 वर्ष की आयु तक पद पर रहता है, उसकी आयु से संबंधित में किसी भी नहीं, ये 65 वर्ष तक नहीं रहता, ये गलत है। राष्ट्रपति निम्नलिखित परिस्थितियों में योग्य व्यक्तियों को उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीशों के रूप में अस्थायी रूप से नियुक्त कर सकते हैं, जिनकी अवधि कितने वर्षों से अधिक नहीं होगी? तो वो 2 वर्ष से। न्यायाधीश एवं स्टाफ के वेतन एवं भत्ते, पेंशन और उच्च न्यायालय के प्रशासनिक खर्चा संबंधित जिस पर भारतीय होता है वो है राज्य के संचित निधि। नागरिक के मूल अधिकारों का रक्षक होता है, तो नागरिक के मूल अधिकारों का रक्षक होता है आपका हाई कोर्ट। किसी पंचायत के फैसले के खिलाफ पीड़ित व्यक्ति सबसे पहले कहाँ जाता है? तो पीड़ित व्यक्ति सबसे पहले हाई कोर्ट जाता है। उसके बाद में ये मैंने देखा कि सत्र न्यायालय और अतिरिक्त सत्र न्यायालय के निर्णय के खिलाफ उच्च न्यायालय में तब तक अपील की जा सकती है जब तक किसी को कितने साल की सजा जो है वो हुई है या नहीं हुई है, तो वो है वो आपका 7 साल से अधिक। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उच्च न्यायालय द्वारा समीक्षा के उपलब्ध स्पष्ट है? तो आप कहेंगे 13 और 226। तो यहाँ पे जो है वो हमारे सेशन जो है वो यहाँ पे कंप्लीट होती है। तो यहाँ पे दोस्त हमारे उच्च न्यायालय जो है वो हाई कोर्ट जो है वो कंप्लीट होता है। अगर आप जो है वो इस क्लास के पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं तो इस लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे मैं जो है वो स्टार्टिंग में हूँ इसलिए थोड़ा सा हिचकी टाइप की होती है। तो चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद, वंदे मातरम।